साल था 1999। तारीख थी 24 दिसंबर। शाम के लगभग 4:30 बजे थे। काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या IC 814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। काठमांडू से दिल्ली तक का हवाई सफर मात्र 1 घंटा 20 मिनट का था। जहाज में बैठे 189 पैसेंजर में से कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं थे। नेपाल से छुट्टियां बिताकर लौट रहे विमान में सवार ज्यादातर यात्री इस बात से अनजान थे कि जल्द ही उनका यह सफर एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। फिर अचानक जहाज में बैठे 5 आतंकवादियों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। वे इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। यहाँ से उन्होंने विमान में बैठे यात्रियों के बदले भारत सरकार से एक सौदा किया, भारत की जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों के बदले इन यात्रियों को छोड़ने का। 173 घंटे तक इन यात्रियों के ऊपर मौत का समय मंडराता था और आखिरकार भारत को जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। क्या था पूरा घटनाक्रम, आइए एक बार देखते हैं। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 814 या IC 814 ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। शाम के 5:30 पर इस फ्लाइट ने भारत के लिए हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले कि यह उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती, जहाज में 5 आतंकवादियों ने हवा में अपनी बंदूकें लहरा दी और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इन अपहरणकर्ताओं में से सबसे पहले मुखौटा पहने एक नाटा आतंकवादी अपनी सीट से उठा और उसने विमान को उड़ाने की धमकी दी। वह जबरन कॉकपिट, जहां से पायलट विमान उड़ाते हैं, में घुस गया और पायलट की कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोला कि विमान को पश्चिम की ओर मोड़ लो। आतंकवादियों ने विमान में बैठे बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया और उनकी सीट बदल दी गई। इसके साथ लाल मास्क पहने ग्रेनेड, पिस्तौल और चाकू से लैस 4 अन्य आतंकवादी विमान में अलग अलग जगह तैनात हुए। आतंकवादी ने विमान के कॉकपिट में बैठे पायलट से विमान को लाहौर ले जाने के लिए कहा। कैप्टन ने बड़ी चतुराई के साथ कहा कि विमान में लाहौर जाने लायक ईंधन नहीं है। कैप्टन देवी शरण ने आतंकवादी से पूछा कि विमान में कितना तेल है, तो ये दिल्ली के अलावा कहा जा सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद तक के विमान जा सकता है। आतंकवादी ने कहा कि अगर विमान मुंबई जा सकता है, फिर लाहौर तो इससे भी पास, वहां क्यों नहीं जा सकता। और फिर विमान पश्चिम की ओर एक अनजान मंजिल की तरफ मुड़ गया। इस समय तक भारत सरकार को यह नहीं पता था कि विमान का अपहरण हो चुका है। बड़ी चतुराई के साथ कैप्टन शरण ने आतंकवादियों की नजर से बचते हुए एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर दबाया। इससे भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ गए कि विमान IC 814 का अपहरण हो गया है। जल्द ही इस बात की जानकारी भारत सरकार को दे दी गई। कॉकपिट में कैप्टन आतंकवादी से इस बात पर उलझ रहे थे कि विमान पाकिस्तान न ले जाया गया है। कैप्टन शरण विमान को भारत से दूर पाकिस्तान नहीं ले जाना चाहते थे। वे किसी भी कीमत पर उसे भारत में कहीं भी उतारने को तैयार थे। इस बारे में उन्होंने आतंकवादियों को भी बता दिया था। वहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर चिंतित था कि वह हाईजैक जाए। इसलिए लाहौर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को लाहौर में उतरने की इजाजत नहीं दी। साथ ही ATC ने अपने विमानों के लिए भी अपनी हवाई सीमाएं बंद कर दी। कैप्टन को इसका फायदा मिला। उन्होंने विमान की गति 40% तक कम कर दी ताकि विमान को जमीन पर उतरने में समय लगे। उन्हें उम्मीद थी कि विमान को तो या दिल्ली में या तो अमृतसर में उतारा जाएगा। कैप्टन को इसका फायदा मिला। उन्होंने विमान की गति 40% तक कम कर दी थी ताकि विमान को जमीन पर उतारने में समय लगे। उन्हें उम्मीद थी कि विमान को या तो दिल्ली या अमृतसर में उतारा जाएगा। इस समय तक विमान में तेल काफी कम हो चुका था। जल्द ही विमान को किसी एयरपोर्ट पर उतारना जरूरी हो गया था, वरना यह विमान कभी भी क्रैश कर सकता था। ऐसे में विमान के पायलट ने आतंकवादियों से कहा कि वह उन्हें विमान को उतारने की इजाजत दें। आतंकवादी जल्द ही इस बात पर राजी हो गए और विमान को तेल भरने के लिए अमृतसर में उतारने की इजाजत भी दे दी गई। नई दिल्ली में आगे की रणनीति पर काम कर रहे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आतंकवादी रोधी क्राइम्स मैनेजमेंट ग्रुप ने पंजाब पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली से उन्हें कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टुकड़ी अमृतसर की ओर निकल चुकी है, उनका इंतजार किया जाए।
वहीं विमान में तेल भरने में काफी समय गुजारा गया। उम्मीद थी कि जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मोर्चा संभाल लेंगे। देरी देखकर आतंकवादी भी अपना आपा खो रहे थे। आतंकवादियों को डर था कि भारतीय सुरक्षा बल विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पायलट से बिना तेल भरे ही विमान को उड़ाने के लिए कहा, लेकिन कैप्टन अपनी बात पर अड़े रहे कि विमान में तेल नहीं। आतंकवादियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने हवाई अड्डा प्रबंधन पर जल्द तेल भरने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक यात्री रूपिन कतियाल को बुरी तरह से पेट में चाकू घोंप दिया। रूपिन खून से लथपथ हालात में पड़े थे। विमान के इंजीनियर जागिया इस खौफनाक मंजर को देख कांप उठे। उन्होंने कैप्टन से कहा कि आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं। आतंकवादियों ने कैप्टन से कहा कि अगर जहाज नहीं उड़ा तो वे सबको मार देंगे। जल्द ही आतंकवादियों ने यात्रियों को मारने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी। कैप्टन असमंजस में थे। उन्हें एटीसी से कोई मदद नहीं मिल रही थी। उन्हें पता नहीं था कि विमान से बाहर क्या रणनीति तैयार की जा रही है। उन्हें इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि उन्हें किसी भी तरह से लोगों को बचाने के लिए कोई फैसला तो करना ही था। भारत सरकार के लिए भी इस समय हस्तक्षेप करने के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब था। सरकार अमृतसर में ही विमान को रोककर यात्रियों की रिहाई पर बातचीत शुरू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले कि सरकार कुछ भी कार्रवाई करती, 1 घंटे से भी कम समय में विमान ने दोबारा लाहौर के लिए उड़ान भरी। हवाई अड्डा पर सुरक्षा अधिकारियों से कहा गया कि पाउजर के साथ स्नाइपर को ले जाकर जहाज के टायर को उड़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल विमान के अमृतसर से उड़ते ही भारत सरकार के पास से अपने लोगों को बचाने का और आतंकवादियों को मार गिराने का एक बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। आतंकवादी इस बार लाहौर में उतरने को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ थे। विमान का अपहरण करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। इन आतंकवादियों के नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और साकी। इन सभी आतंकवादियों का संबंध आतंकवादी संगठन उल मुजाहिदीन से था। अब रात हो चुकी थी। जल्द ही विमान भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गया। पाकिस्तानी सरकार किसी भी तरह से इस विमान को अपने यहाँ उतारने को तैयार नहीं थी। उन्होंने विमान को मार गिराने की चेतावनी भी दी, लेकिन आतंकवादियों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। तब लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरपोर्ट पर नेविगेशन और रनवे दिखाने वाली सभी लाइट बंद कर दी। इससे विमान को लाहौर में उतार पाना और मुश्किल हो गया। इधर विमान में भी लगा ईंधन खत्म हो चुका था। ऐसे में पायलट ज्यादा देर तक जहाज को हवा में नहीं रख सकते थे। उन्होंने जहाज की इमरजेंसी लाइट जला दी और उसे लाहौर में उतारने लगा। अंधेरा होने के कारण कैप्टन ने जहाज को लाइट होने लगा कि वो लाहौर हवाई अड्डे का रनवे है। जब जहाज काफी नीचे आ गया तब पता चला कि वे असल में एक रोड है। ऐसे में तत्काल जहाज को फिर ऊपर ले जाया गया। अब एक लाहौर एटीसी समझ चुका था कि जहाज को उतारने की अनुमति नहीं दी गई तो वे क्रैश कर सकता है। ऐसे में लाहौर एटीसी ने रनवे की लाइट जला दी और जहाज सुरक्षित नीचे उतर गया। लाहौर एयरपोर्ट के अधिकारी किसी भी तरह से जहाज से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे। उन्होंने विमान के कैप्टन का यह अनुरोध भी ठुकरा दिया कि जहाज से कुछ घायल और बुजुर्ग बच्चे को उतारा जाए। आखिरकार 3 घंटे में तेल भरने के बाद जहाज फिर से अपने अनजान सफर की ओर निकल पड़ा। अब आतंकवादी चाहते थे कि विमान को अफगानिस्तान के काबुल ले जाया जाए। रात में काबुल में विमान उतारने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आतंकवादियों ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विमान को ले जाने का आदेश दिया। आखिरकार अंधेरी रात में विमान दुबई के रनवे पर उतर गया। यहाँ दोबारा से भारत सरकार के पास एक मौका था। वो कमांडो ऑपरेशन कर यात्रियों को सुरक्षित निकाल सकती थी। इस बारे में भारत सरकार ने दुबई की अथॉरिटी से संपर्क किया और उन्हें सैन्य ऑपरेशन के लिए राजी करने की कोशिश की। यहाँ आतंकवादियों ने दोबारा से विमान में तेल भरवाने का दबाव बनाया। ऐसे में दुबई अधिकारियों ने आतंकवादियों को तेल और भोजन के बदले कुछ बंदूकों को छोड़ने के लिए राजी कर लिया। आतंकवादियों के लिए ये सौदा बुरा नहीं था। ऐसे में उन्होंने 24 बंदूकों को छोड़ दिया, जिसमें ज्यादातर घायल बच्चे और महिला थे। इसके अलावा आतंकवादियों ने रूपिन कत्याल के शव को भी दुबई अधिकारियों के हवाले कर दिया। रूपिन की मौत शायद दुबई पहुंचने से कुछ वह नेपाल से हनीमून मनाकर भारत लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी हनीमून यात्रा वह नेपाल से हनीमून मनाकर भारत लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये हनीमून यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हो।
ईंधन भरने के बाद IC-814 फिर से उड़ गया। अब तक सुबह हो चुकी थी। 25 दिसंबर को विमान अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान सीमा के पास कंधार में उतर गई। जल्द ही विमान को चारों ओर से टोयोटा ट्रकों में सवार हथियारबंद तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया। तालिबानी उस जहाज को भारतीय सुरक्षा बलों से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। उस दौर में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। वहां की तालिबानी हुकूमत दुनिया में अपने नाम का खौफ बैठाने में लगी हुई थी। ये मौका उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। भारत अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को मान्यता नहीं देता था। ऐसे में भारत के सामने तालिबान ही वो महत्वपूर्ण संगठन था जिससे अब उसे कोई उम्मीद थी। तालिबान की मंजूरी के बिना भारत अफगानिस्तान में कोई भी सैन्य ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकता था। इस बाबत जल्द ही तालिबान के नेताओं से संपर्क साधा गया। 27 दिसंबर को अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए भारत सरकार की ओर से एक टीम को कंधार भेजा गया। भारत सरकार की ओर से टीम को लेकर गए विमान में विशेष तौर पर प्रशिक्षित कुछ कमांडो भी भेजे गए जो विमान में छिपे रहे। इस बात से तालिबान लड़ाके और अपहरणकर्ता अनजान थे। भारत से गए वार्ताकारों की टीम ने विमान से उतरकर देखा कि तालिबानी लड़के हमले की मुद्रा में वहां तैनात थे। ऐसे में भारतीय कमांडोज ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अजीत डोभाल उस समय अपहरणकर्ताओं के साथ भारत सरकार की ओर से प्रमुख वार्ताकार थे। तालिबान ने मदद की इस गुहार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी धरती पर खून। हालांकि तालिबान अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करने को राजी था। जल्द ही अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगें भारत सरकार के सामने रखी। उन्होंने अपने आका मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने की मांग रखी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आतंकवादियों को आगे साफ तौर पर झुकने को तैयार। उन्होंने कहा कि ऐसे वही सियाना कदमों के आगे भारत झुकेगा नहीं। तालिबान पहले ही कह चुका था कि उसकी जमीन पर कोई खून नहीं बहेगा। ऐसे में उनका कहना था कि ये मामला जल्दी से खत्म हो। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश चंद्र मिश्रा के अनुसार तालिबान और अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद भारत सरकार सभी बंधकों की रिहाई के बदले 3 उग्रवादियों को छोड़ने के समझौते पर राजी होगी। कंधार पहुंचते ही सभी आतंकवादी एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ियों से रवाना हो गए और इधर IC-814 के सभी बंधकों को छोड़ दिया गया।